Hello guys, I am Asta here, your tutor of English faculty. Hope you guys are very enthusiastic for your preparation of English. So without wasting your time, let's get started. So before preparation, the understanding of syllabus is very important. As you know, आप syllabus को समझोगे, जानोगे कि आपको क्या पढ़ना है, तभी आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर पाओगे. तो आज हम लोग syllabus को जानेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को जानेंगे, कैसे हम लोग कम टाइम में स्मार्ट वर्क करके अच्छे से अपने प्रिपरेशन को एक अप लेवल पे लेके जा सकते हैं. ओके, सो चलो शुरू करते हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हो. आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती है, बट मान लीजिए किसी कारण से आपका लाइव क्लास मिस हो गया, देन वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है. जब भी आपको टाइम मिले आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो एंड चीज़ों को सीख सकते हो. आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं एंड वी नो प्रैक्टिस करोगे तभी सक्सेस मिलेगा. प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस. आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं. आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बहुत बल्कि बुक्स पढ़ रहे हैं देन आप नोट्स बना रहे हो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप ना इतनी मेहनत कर ही नहीं सकते कि मतलब 2000 पेजेस की 1500 पेजेस की बुक्स आप पढ़ो पूरा, फिर खुद से नोट्स बनाओ. इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास. तो आपको यहाँ नोट्स मिल जाते हैं, बना बनाया नोट्स आराम से पढ़ो और एग्ज़ाम में अपेयर हो जाओ. आप इस नंबर पे कॉल करके अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हो. नंबर इज़ गिवन हियर, दिस इज़ अ नंबर. सो लेट्स मूव अहेड. सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सिलेबस क्या है इसका? फर्स्ट है डिटेल स्टडी ऑफ अ लिटरली इज 19th सेंचुरी. अपने यहाँ पे 19th सेंचुरी के बारे में स्टडी करनी है. ठीक है, 19th सेंचुरी में इंग्लिश का क्या हाल था, उस टाइम पे किस टाइप की राइटिंग्स लिखी जाती थी, उस टाइम पे कौन कौन से ऑथर्स थे, कौन कौन से पोइट्स थे, किन्होंने किस टाइप की राइटिंग लिखी है. बिकॉज यू नो ना, अगर आपको नहीं पता तो आप आगे सीखोगे इन चीज़ों को. राइटिंग बहुत तरह की होती है, प्ले राइट बहुत तरह के होते हैं, ड्रामाज होते हैं एंड देन आपका पोम होता है. देन यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे स्टडी करनी है एंड आपने उन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करनी है गाइस. देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिटेल स्टडी है. दिस पार्ट विल कवर द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1798 to 1900 with special reference to the work of Wordsworth, Coleridge, Sally Keats, Lamb, Hazlitt, Thackeray, Dickens, Tennyson, Robert Browning and Not, George Eliot, Carl Ruskin, Pater. तो ये जिन ऑथर्स के नाम अभी आपने देखे हैं, इनकी राइटिंग्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है गाइस. बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूज़न होता है कि ये 19th सेंचुरी है क्या, मतलब ये 1901 से 2000 तक का टाइम जो है टाइम पीरियड उसको बोलते हैं, या फिर कि 1801 से 1900 तक का जो टाइम है उसको बोला जाता है. तो मैं ये कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देती हूँ गाइस. ये जो आपका 1801 से 1900 तक का जो टाइम पीरियड है ना, इसे हम 19th सेंचुरी कहते हैं. बट आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना 1798 से ही आपको पढ़ना है. मीन्स 1801 से भी बिफोर की स्टडी आपने करनी है. यू नो व्हाट, वाई? बिकॉज जो रोमांटिक एरा था ना हमारा, आपने यहाँ पे रोमांटिक एरा के बारे में पढ़ना है, रोमांटिज़म के बारे में पढ़ना है, तो वो हमारा जनरली 1798 में ही स्टार्ट हुआ था और इसकी आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी है. दैट्स वाई यहाँ पे 1798 मैंशनड है. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 1801 से स्टार्ट होता है तो 1798 क्यों लिखा है यहाँ पे. ओके, और ये सब जितने भी ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनकी राइटिंग्स आपको पढ़नी है. पी नंबर पे आता है, एविडेंस ऑफ फर्स्ट हैंड रीडिंग विल बी रिक्वायर्ड. व्हाट इज़ फर्स्ट हैंड रीडिंग? दैट्स द क्वेश्चन. ये फर्स्ट हैंड रीडिंग आखिर होती क्या है? आपको पता होगा ना. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. रामायण को पहले किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने. लेटर ऑन क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने भी उसको फॉलो करते हुए एक दूसरा रामायण लिखा. ठीक है, अभी क्या होता है कि आपको ना मार्केट में बहुत तरह के रामायण मिलेंगे, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं और बहुत टाइप के रामायण आपको देखने को मिल जाएंगे. बट जो मेन सोर्स है उसका, जहाँ से उस चीज़ को लिया गया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, रामायण की चीज़ों को, रामायण के जो किस्से हैं उसको जनरली वाल्मीकि जी का जो रामायण है ना उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है. सो बेसिकली ये जो वाल्मीकि जी का रामायण है वो फर्स्ट हैंड
राइटिंग है, मतलब वो ओरिजिनल है। तो फर्स्ट हैंड का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल एविडेंस है ना, आपको वहाँ से जाके पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी शॉर्ट नोट्स वाली बुक उठा लिया आपने या कोई भी समरी उठा लिया आपने, ऐसे आपने पढ़ाई नहीं करनी है। दैट्स व्हाट द सिलेबस इज सेइंग टू यू। The question will be designed to test not only the candidate's knowledge of the authors prescribed but also their understanding of the main literary trends during the period. Questions having a bearing on the social and cultural background of the period may be included. अभी देखो, आपने फर्स्ट हैंड राइटिंग क्यों पढ़ने को कहा गया है पता है? क्योंकि वो ना चाहता है कि वो पूरे आपके अंदर पूरा डिटेल भरा हो, आपको पूरे डिटेल में नॉलेज हो चीज़ों की। ठीक है, तो क्वेश्चन ना सिर्फ इसमें नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई ड्रामा पढ़ लिया, कोई पोएम पढ़ लिया, तो उसमें कौन सा कैरेक्टर का क्या काम था, उस ड्रामा में क्या क्या चल रहा था, सिर्फ ये नॉलेज आपका टेस्ट नहीं किया जाएगा। आप देख पा रहे हो उसने क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन लिटरेरी ट्रेंड्स। मैं आपको दिखा दूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन लिटरेरी ट्रेंड्स मतलब लिखने का तरीका क्या होता था, उनका ट्रेंड क्या होता था। और ये आप कब जानोगे? जब आप लिटरली एज 19th सेंचुरी को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे लिटरली ट्रेंड्स क्या था। ओके, क्वेश्चंस हैविंग अ बियरिंग ऑन द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियड मे बी इंक्लूडेड। उस टाइम पे समाज की क्या स्थिति थी, इस चीज़ को भी आपको जानना है, इस चीज़ को भी पढ़ना है। आपने अगर ऑनर्स कर रखा होगा आपने अगर इंग्लिश में ऑनर्स कर रखा होगा देन आपको पता होगा उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहे थे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, हमें जानकारी मिलती है। वुमेन की क्या स्थिति थी उस टाइम पे, क्या पोजीशन थी, फेमिनिज्म पढ़ा होगा आपने। तो इन सब चीज़ों को भी आपने इंक्लूड करना है अपनी स्टडी में। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल डीप एनालाइज करना है आप जो भी पढ़ रहे हो उस चीज़ की। This part will require first-hand reading of the text prescribed and will be designed to test the candidate's critical ability. Again, वो आपकी ना critical ability को जानेगा। critical ability का मतलब होता है कि आप किसी भी राइटिंग को अगर पढ़ते हो तो आप उसको एनालाइज कर पाओ कि आखिर उस चीज़ को लिखने का मकसद क्या था। जैसे बचपन में हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी होगी ना, देन क्या होता है, स्टोरी में कुछ और बातें करते हैं पर उनसे सीख कुछ और मिलती है, उनका मकसद कुछ और होता है, बैकग्राउंड कुछ और होता है। देन आपने उन चीज़ों को एनालाइज करना है, उन चीज़ों को समझना है। एंड अकॉर्डिंग टू मी उतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ के एक बार में तो आपको समझ में आने से ना, ठीक है, आप उसको बार बार पढ़ोगे, देन आप उसको एनालाइज करोगे, उसमें क्या बातें कही गई है, क्या बताया गया है, आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि मैं बिल्कुल अच्छे से मीन्स स्टोरी टाइप आपको उन चीज़ों को समझा पाऊँ, चीज़ों को रिलेट करवा पाऊँ एंड आप लोग बहुत ही कम टाइम में उस चीज़ को गेन कर पाए। दैट्स माई मोटो है। फिर शेक्सपियर हम सबके फेवरेट है, इनका ड्रामा एज यू लाइक इट ये भी हम सबका फेवरेट है, तो हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। शेक्सपियर जी की राइटिंग है एज यू लाइक इट, हेनरी फोर पार्ट्स 1, 2, हैमलेट, द टेम्पेस्ट, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छी है, ये हम पढ़ेंगे। जेन ऑस्टन की एमा एक्चुअली एक पोम है। अब सोच रहे होगे मैं पोम क्यों कह रही हूँ, क्वेश्चन होगा मन में कि ये तो POEM ये पोएम होता है, इसको मैं पोम क्यों कह रही हूँ। एक्चुअली ये पोएम नहीं होता, इसको पोम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब पोएम इसका प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, लोग इसको गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं। ओके, फिर वर्ड्सवर्थ, इनकी भी हमने खूब राइटिंग पढ़ी है, ग्रेजुएशन पीरियड में आपने भी पढ़ा होगा, तो इनकी द प्रिलट ये हमें पढ़नी है। डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड, जॉर्ज एलियट की मिडलमार्च, Hattie's Youth the Obscure, Yeatsky, Easter 1916, The Second Coming, A Prayer for My Daughter, Selling to Byzantium, The Tower Among School Children, Eliot की The Wasteland, D.H. Lawrence की The Rainbow, it's again very interesting thing। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो राइटिंग्स है ना, ये आपको तब अच्छे समझ में आएगी जब आप लिटरली एज ऑफ 19th सेंचुरी को अच्छे से समझोगे। तो पहले हम लोग इस पे फोकस करेंगे, इसको जानेंगे उस टाइम की राइटिंग्स कैसे हुआ करती थी, देन हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। इसकी हम लोग बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, बट बहुत बल्कि नहीं बनाएंगे इसको। मतलब डिटेल में तो पढ़ेंगे बट स्मार्ट वे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको नोट्स दूंगी, प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे हम लोग, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपने ना अपने प्रिपरेशन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर देनी है, ओके। मतलब 2 घंटे आप वीडियो लेक्चर देखो एंड 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो। मतलब अगर आप मान लीजिए कि 4 घंटे वीडियो देख रहे हो, देन आपने 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। मीन्स काम आपको 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। बिकॉज आप मान लो सिर्फ वीडियो लेक्चर देखे जा रहे हो, पर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो चीज़ नहीं होने वाली। बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने सेल्फ स्टडी जितना आपने लेक्चर देखा उससे ज़्यादा करना है आपने, ठीक है। देन देखिए, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स ना बहुत बल्कि होता है, अबाउट 1500-2000 पेजेस के बुक्स होते हैं, तो आप उतना पढ़ नहीं सकते। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जो डिटेल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके नोट्स दिया करूँगी। तो आप उस नोट्स को पढ़िए, उसको खुद से एनालाइज कीजिए एंड बाकी का टाइम आप सेल्फ स्टडी में दीजिए, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे स्टेज पे जा पाएगी। ये मेरा सजेशन है आपको, आप इसे अपना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में, ओके। सो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। प्रिपरेशन जो है वो आपने अच्छे से करना है और स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क में नहीं जाना हमने, वरना ये बहुत बल्कि सिलेबस है, आप नहीं कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, देन आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे लाइव क्लास देख पाओगे। आपकी क्लास अगर छूट गया, देन वो क्लास रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो चीज़ों को घर पे बैठ करके। जो भी आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करो, तो वो दिमाग में और अच्छे से बैठ जाता है हमारा। आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, आपको बल्कि सोर्स से ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से नोट्स पढ़ो एंड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं हूँ यहाँ पे, तो एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरे नोट्स को पढ़ो, प्रैक्टिस सेट को देखो एंड देन बिल्कुल आप फ्री हो, फिर एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। बस स्मार्ट वर्क करना है। नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।